हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। प्लांट किंगडम के इस सीरीज में अभी तक हम कवर कर चुके हैं एल्गी। एल्गी में हमने ग्रीन, रेड, ब्राउन एल्गी को डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने एनसीईआरटी से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था ब्रायोफाइटा। लास्ट की 2 वीडियो में हमने कवर किया टेरिडोफाइटा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन है क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे पास सीड बनने लग गए हैं। ये प्लांट एवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम जिम्नोस्पर्म का नाम देखें तो नाम भी इसी इंपॉर्टेंट इवेंट को सिग्निफाई करता है। जिम्नोस्पर्म्स 2 वर्ड से बना है, जिम्नो और स्पर्म्स। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें प्लांट किंगडम में फर्स्ट टाइम सीड बनने स्टार्ट हो गए हैं उन्हें हम पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीड होता क्या है। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि सीड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और वो एम्ब्रियो बाहर से एक हार्ड आउटर कवरिंग से कवर हो जाएगा और उस एम्ब्रियो को कुछ दिन तक सरवाइव करने के लिए उसके पास अंदर कुछ स्टोर्ड फूड होगा। इसी स्ट्रक्चर को हम सीड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये आपको एक सीड दिख रहा है। सीड के अंदर क्या होगा, एक एम्ब्रियो होगा जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बना है। एम्ब्रियो सरवाइव कर सके इसलिए सीड के अंदर कुछ फूड भी होगा और फिर ये एम्ब्रियो बाहर से आपको दिख रहा होगा एक हार्ड आउटर कवरिंग से कवर है जिसे हम सीड कोट बोलते हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो जब इसको राइट कंडीशंस मिलेंगी बाहर के एनवायरनमेंट में तो सीड कोट बर्स्ट होके इसके अंदर से एम्ब्रियो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा और एक नया प्लांट बन जाएगा। तो सीड क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर एम्ब्रियो है जो नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बनाएगा, जिसके बाहर एक हार्ड आउटर कवरिंग है और अंदर स्टोर्ड फूड है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव कर सके। अगर आप जिम्नोस्पर्म का सीड देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये बाहर आपको ये हार्ड आउटर कवरिंग दिख रही है और इस कवरिंग के अंदर एम्ब्रियो होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम इन्हें नेकेड सीड्स क्यों बोल रहे हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, तो हम इन्हें नेकेड क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि नेकेड हम इन्हें एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं जब हम इन्हें एंजियोस्पर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं। प्लांट्स में सीड सिर्फ 2 ही डिवीजन में बनते हैं, एक हमने जिम्नोस्पर्म में अभी पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम एक एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे सीड। तो जब हम दोनों के सीड्स को कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा जो एंजियोस्पर्म का सीड होता है उसके बाहर वो कवर होता है फ्रूट से। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक एप्पल है और एप्पल के अंदर सीड है। सीड के बाहर एक कवरिंग है किसकी, फ्रूट की। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म के सीड देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा सीड एक्सपोज्ड है, उनके बाहर कोई कवरिंग नहीं है फ्रूट की, तो इसलिए हम इन्हें बोल रहे हैं नेकेड सीड्स। बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के सीड एडिबल होते हैं, हम इन्हें खाते भी हैं, जैसे चिलगोजा पाइन। ये यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है, ऐसे इसकी आउटर कवरिंग हटा के ये मार्केट में मिलते हैं और ये एडिबल भी होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल लर्न करना। क्लासेस एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो वो हमें याद भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हाईलाइट करके दिखाई गई हैं तो हमें सिर्फ वही याद करनी है। जिम्नोस्पर्म के जो 3 ग्रुप हमने पढ़ने हैं उनमें से पहला है कॉनिफर्स। ये वर्ड एनसीईआरटी में गिवन है और कॉनिफर की 2 एग्जाम्पल गिवन है, एक पाइनस और एक सेड्रस। दूसरा एग्जाम्पल जो हमने पढ़ना है वो है जिंको। ये जिंकोफाइटा क्लास को बिलोंग करता है। क्लास लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसका एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक जिम्नोस्पर्म है। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास है साइकस। ये साइकेडोफाइटा को बिलोंग करता है और ये भी एक जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में हमें 4 एग्जाम्पल लर्न करनी है, पाइनस, सिड्रस, जिंको, साइकस। जिनमें से पाइनस और साइकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स हम इनके कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स में हम स्टार्ट करते हैं उनके साइज से। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का साइज पढ़ने से पहले हम इन जनरल प्लांट्स में देख लेते हैं कि साइज के बेसिस पे हम प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो हम प्लांट्स को उनके साइज के बेसिस पे 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। हर्ब्स स्मॉल साइज के प्लांट होते हैं और इनका मेन कैरेक्टर ये है कि जो इनकी स्टेम होती है वो नॉन वुडी होती है, ग्रीन कलर की दिखेगी आपको। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि प्लांट का साइज छोटा है और इसकी जो स्टेम है वो भी ग्रीन कलर की दिखाई है, नॉन वुडी है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हर्ब्स। उसके बाद आते हैं हमारे पास श्रब्स। श्रब्स ऐसे प्लांट है जिनकी मीडियम हाइट होगी और इन्हें हम क्या बोलते हैं, बुशी प्लांट्स। इनमें स्टार्टिंग में स्टेम ग्रीन होती है लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे वो वुडी होती जाती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ये एक बुशी प्लांट है मीडियम साइज का और पहले आप इसका कलर देखो ग्रीन है और ग्रीन से फिर चेंज होकर ये ब्राउन होता जा रहा है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है ट्रीज। ट्रीज में शुरू से ही जो स्टेम होती है वो वुडी होती है।
और ट्रीज और श्रब में जो सबसे मेन डिफरेंस है कि ट्रीज के पास ट्रंक होता है, ये यहाँ पे आपको ट्रंक दिख रहा है, ऐसा कोई ट्रंक श्रब में नहीं होता, श्रब में ट्रंक एब्सेंट होता है। तो इन 3 कैटेगरी में हम प्लांट को डिवाइड करके पढ़ते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। अब देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स में कैसे प्लांट्स मिलते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है कि जिम्नोस्पर्म्स में श्रब्स होते हैं और ट्रीज होते हैं, और ट्रीज मीडियम साइज के भी हो सकते हैं और टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म में हर्ब्स एब्सेंट होती है जनरली। श्रब्स का और मीडियम साइज ट्रीज का कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन टॉल ट्रीज का एक एग्जाम्पल गिवन है। वो एग्जाम्पल है सिकोआ का। यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा है और इसके साथ एक ह्यूमन दिख रहा है, तो ह्यूमन की हाइट देखो और प्लांट की हाइट 100 मीटर तक जा सकती है। ये प्लांट इतने टॉल होते हैं, इसको जायंट रेडवुड ट्री भी बोलते हैं, और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में आता है। तो हमें याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में हमें श्रब्स मिलते हैं, ट्रीज मिलते हैं। ट्रीज का साइज मीडियम साइज भी हो सकता है और टॉल भी हो सकते हैं। टॉल में हमारे पास एक एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है जायंट रेडवुड ट्री की, जिसका नाम क्या है, सिकोआ। ये यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है इसकी हाइट 100 मीटर तक जा सकती है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म के प्लांट की मेन बॉडी से। जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। एल्गी और ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट मेन बॉडी बनी। उसके बाद से हम जितने भी डिविजन्स पढ़ेंगे सब में स्पोरोफाइट मेन बॉडी होगी। तो जिम्नोस्पर्म्स में भी स्पोरोफाइट मेन बॉडी है। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ना है। स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में क्या ऐसी मॉडिफिकेशन है जो इन्हें हेल्प करती है एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। स्पोरोफाइट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है एक स्पोर बियरिंग बॉडी है, और जिम्नोस्पर्म्स में ये स्पोर बनते हैं एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में जिन्हें हम बोलते हैं कोन्स। तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर से। सबसे पहले हम इनकी रूट्स के बारे में देखते हैं। तो एनसीईआरटी में इनकी रूट्स के बारे में लिखा है द रूट्स आर जनरली टैप रूट। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि टैप रूट होता क्या है। तो यहाँ पे आपको एक सीड दिख रहा है, इस सीड में आप देखो सीड के अंदर एम्ब्रियो है। तो अगर हम इसके एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम प्लूम्यूल बोलते हैं। ये प्लूम्यूल स्टेम बनाने में हेल्प करता है। और ये नीचे की साइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रेडिकल दिखेगा। रेडिकल वो पोर्शन है जहाँ से रूट अराइज करती हैं। तो टैप रूट ऐसी रूट है जो एम्ब्रियो में रेडिकल से निकलती हैं। रेडिकल के अलावा किसी और पोजीशन से अगर रूट निकल रही है तो उसे हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। रूट को हम डिटेल में मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हमें ये समझना जरूरी है कि टैप रूट क्या होती है। टैप रूट ऐसी रूट है जो हमेशा रेडिकल से निकलेगी। ये आपको एक टैप रूट का स्ट्रक्चर दिखाया है। तो टैप रूट में आपको बीच में दिख रहा होगा एक प्राइमरी रूट होती है जो कि मेन रूट होगी, और उसके साइड से बहुत सारी सेकेंडरी और टर्शरी रूट निकलेंगी। तो अभी के लिए हमें ये याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म्स में टैप रूट होती है। टैप रूट वो रूट है जो रेडिकल से निकलती हैं। इनमें सेंटर में एक प्राइमरी रूट होगी जो कि थिक होगी और मेन रूट होगी, और उसके साइड से फिर सेकेंडरी और टर्शरी बाकी रूट्स निकलेंगी। एनसीईआरटी में हमें 2 जिम्नोस्पर्म की रूट को डिटेल में पढ़ना है। पहली रूट है पाइनस की। पाइनस की रूट के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये रूट एसोसिएशन बना लेती है फंगस के साथ, और इस एसोसिएशन को हम बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा 2 वर्ड से बना है। माइको का मतलब होता है फंजाई, और राइजा का मतलब होता है रूट्स। ये यहाँ पे आपको पाइनस की रूट दिख रही है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है, इसमें टैप रूट होगी, पर टैप रूट के साथ इसमें एक और एडिशनल फीचर है कि यहाँ पे फंगस भी होंगे। ये आपको फंगस के हाइफा दिख रहे हैं। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो ये पाइनस की नॉर्मल रूट्स हैं, और यहाँ पे देखो पाइनस की रूट्स हैं, और रूट के साथ जो आपको येलो कलर में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, फंगस है। और इस एसोसिएशन को, रूट के और फंगस के इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो एनसीईआरटी में लाइन गिवन है रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, और इसकी एग्जांपल क्या है, पाइनस। और ये एसोसिएशन हो क्यों रहा है, क्योंकि जब रूट फंगस के साथ एसोसिएशन करती है तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखो सरफेस एरिया कितना कम है, वो कितनी कम जगह तक पहुंच पा रही है, लेकिन जैसे उसने फंगस के साथ एसोसिएशन किया तो देखो उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा है। अब वो इन सब एरिया से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो यहाँ पे लिखा भी है पिक्चर में, हाइफा माइसीलियम नेटवर्क इंक्रीजेज एक्टिव रूट सरफेस फॉर न्यूट्रिएंट एक्विजिशन अप टू 700 टाइम्स। मतलब उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, 700 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है। अब वो उतने एरिया तक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो इससे पाइनस को क्या फायदा हुआ कि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए। और बदले में पाइनस फंगस को क्या देगा, पाइनस एक प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस से वो फूड प्रिपेयर करेगा, और वो फूड वो फंगस को देगा, क्योंकि फंगस हेटेरोट्रॉफिक होती है, मतलब वो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकती। तो इस तरह से ये एसोसिएशन दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे इस एसोसिएशन का नाम याद रखना है माइकोराइजा, जो कि फंगस और रूट्स के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना है। पाइनस की रूट के बाद नेक्स्ट हमने देखना है साइकस की रूट के बारे में। पाइनस की रूट का एसोसिएशन हमने देखा था फंगस के साथ। साइकस की रूट का एसोसिएशन होता है साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो साइकस की रूट प्लस साइनोबैक्टीरिया, इनका जो एसोसिएशन होता है इसे हम बोलते हैं कोरेलॉइड रूट्स। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है
Cycas has specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. ये आपको साइकस की रूट दिख रही है। इस रूट को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। अगर हम इससे एक पार्ट को जूम करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये है साइकस की रूट और ये इसके साथ एसोसिएटेड है साइनोबैक्टीरिया। और इस एसोसिएशन के लिए हमारे पास एक स्पेशल नाम है जो है कॉरेलॉइड रूट्स। तो याद रखना है सी से साइकस, सी से कॉरेलॉइड रूट्स और सी से साइनोबैक्टीरिया। और ये एसोसिएशन हो क्यों रहा है? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। सॉइल में जो नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में होता है तो प्लांट वो इजीली ले नहीं पाते। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, जो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लांट्स इजीली अमोनिया एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जिम्नोस्पर्म को क्या फायदा हुआ कि उन्हें इजीली नाइट्रोजन मिल जा रही है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दे रहे हैं अमोनिया की फॉर्म में और प्लांट वो इजीली ले सकते हैं। बदले में प्लांट साइनोबैक्टीरिया को क्या देंगे? फूड देंगे, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। उससे जो ग्लूकोज प्रिपेयर होगा वो ग्लूकोज वो किसको देंगे? साइनोबैक्टीरिया को देंगे। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल एसोसिएशन है। ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइनस में हमने पढ़ा माइकोराइजा और साइकस में हमने याद रखना है कॉरेलॉइड रूट्स। रूट्स के बाद अब हम जिम्नोस्पर्म की स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में हम दो तरह की स्टेम्स के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म में दो तरह की स्टेम गिवन है, एक ब्रांच और दूसरी अनब्रांच्ड। अनब्रांच की एग्जांपल हमारे पास साइकस है। यहाँ पे आपको साइकस की फोटो दिख रही है और साइकस की फोटो में देखो ये एक ही स्टेम है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी, एकदम इरेक्ट ब्रांच है, सीधी खड़ी है, अनब्रांच्ड है और वुडी है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ब्रांच्ड। ब्रांच्ड की एग्जांपल है पाइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाइनस का ट्री है और यहाँ पे आपको इतनी सारी ब्रांचेस दिख रही होंगी। ये एक ब्रांच, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं। तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में स्टेम दोनों टाइप की मिलती है, ब्रांच्ड भी और अनब्रांच्ड भी। अनब्रांच्ड की एग्जांपल है साइकस और ब्रांच्ड की एग्जांपल है पाइनस। नेक्स्ट हमने देखना है लीव्स इन जिम्नोस्पर्म। एनसीईआरटी में गिवन है द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। तो पहले हम समझ लेते हैं सिंपल लीफ क्या होती है और कंपाउंड लीफ क्या होती है। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये सिंपल लीफ का है। सिंपल लीफ क्या है? ये यहाँ पे आपको बीच में मिडरिप दिख रही है और ये साइड में लीफ ब्लेड। तो सिंपल लीफ में लीफ ब्लेड इंटैक्ट होती है। अगर इसमें इंसिशंस हुए भी, मतलब अगर ये डाइसेक्टेड भी हुई तो भी कभी भी ये मिडरिप को टच नहीं करेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ पे इसके इतने सारे लोब्स हैं लेकिन ये मिडरिप को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंपाउंड लीफ में ये पूरा एक लीफ है और इस लीफ में इंसिशंस ऐसे हुए हैं कि ये सब मिडरिप को टच कर रहे हैं। इसके कारण ये छोटे छोटे जो हमें दिख रहे हैं ये क्या है? लीफलेट है। ये पहचानने के लिए कि कोई लीफ है या लीफलेट है हम देखते हैं एक्सिलरी बड को। लीफ के एक्सिल में हमेशा हमें एक्सिलरी बड दिखेगी लेकिन लीफलेट में ऐसी कोई बड नहीं होती। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्योंकि ये एक लीफ है तो यहाँ पे एक्सिलरी बड है। ये पूरा एक लीफ है इसलिए यहाँ पे एक्सिलरी बड है। ये सब लीफलेट्स हैं। लीफलेट के एक्सिल में आपको कोई भी बड नहीं दिखेगी। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्योंकि कुछ टर्म्स यूज होंगी तो हम वो टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में भी आगे टाइप्स होते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें एक रेचेस प्रेजेंट होता है। ये आपको जो बीच में डंडी दिख रही है ये क्या है? रेचेस। तो इसे क्या बोलते हैं हम? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। तो हमें ये याद रखना है कि सिंपल लीफ का ब्लेड इंटैक्ट होता है। अगर उसमें इंसिशंस हुई भी तो वो कभी भी मिडरिप को टच नहीं करती। लेकिन अगर कंपाउंड लीफ है तो उसमें जो इंसिशंस होंगी वो हमेशा मिडरिप को टच करेंगी। और कंपाउंड लीफ की भी आगे टाइप होती है पिन्नेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड। अभी हम पिन्नेटली कंपाउंड देख रहे हैं। पिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है? ऐसे रेचेस प्रेजेंट होता है। पाल्मेटली कंपाउंड में ऐसे रेचेस प्रेजेंट नहीं होते। सिंपल लीव्स में एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल गिवन है। कॉनिफर्स में आपको दिख रहा होगा कि निडल शेप की लीव्स होती हैं। ये लीव्स होती हैं पाइनस में। तो इनकी शेप याद रखनी है कि पाइनस में निडल लाइक लीव्स होती हैं। और दूसरा एनसीईआरटी में इसके बारे में लिखा नहीं है लेकिन इसकी फोटो मेंशन है, इसमें भी सिंपल लीव्स होती हैं गिंको। तो ये दोनों एग्जांपल्स याद रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल कंपाउंड लीफ की है। कंपाउंड लीफ हमें मिलता है साइकस में। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। ये पिन्नेट कौन से लीव है? पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। यहाँ पे आपको फोटो में भी दिख रहा होगा ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या है? लीफलेट हैं। और ये पूरा क्या है? ये पूरा एक लीफ है। तो इस फोटो में आप देख सकते हो सारे इंसिजन्स टच कर रहे हैं मिडरिप को, इसलिए ये कैसा लीफ है? कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड में भी कौन सा? पिन्नेटली कंपाउंड, क्योंकि इसमें ये बीच में रेचेस प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म्स यूजुअली हमें ड्राई और कोल्ड एरियाज में मिलते हैं। ऐसे एरियाज में सर्वाइव करने के लिए इनके पास कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होती हैं। एनसीईआरटी में इनकी लीव से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस बताई हैं। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो
तो ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है या विंड बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसे एरिया में सर्वाइव करने के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या विंड बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे एरियाज में यूजुअली ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट वाटर को लूज कर रहे हैं। प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा एक पोर लाइक ओपनिंग है। इन पोर लाइक स्ट्रक्चर से गैसेस इनसाइड और आउटसाइड मूव करती है प्लांट्स में। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वाटर भी लॉस हो सकता है। तो जब किसी एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है या विंड ज़्यादा चलने लग जाती है तो उस एरिया में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाता है, प्लांट्स में वाटर लॉस होने लग जाता है। तो इन्होंने वाटर को कंजर्व करना है, तो उस कंजर्वेशन से रिलेटेड इनमें कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। तो हम स्पेशली लीव्स में ये अडेप्टेशंस देख रहे हैं कि लीव्स कैसे इनकी अडेप्टेड है ऐसे एरियाज में रहने के लिए। तो फर्स्ट अडेप्टेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है, इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो कॉनिफर्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी जैसे कि पाइनस, सेड्रस। तो ऐसे प्लांट्स, इनमें क्या होता है, जो लीफ होती है वो नीडल लाइक होती है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा इनकी शेप एकदम नीडल लाइक है। तो नीडल लाइक शेप होने के कारण क्या होता है? सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस हो जाता है। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा? वाटर लॉस भी कम होगा क्योंकि अब लीफ का कम एरिया एक्सपोज्ड है। तो पहली अडेप्टेशन याद रखनी है कि नीडल लाइक लीव्स है। क्यों है? ताकि सरफेस एरिया कम हो। सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, वाटर का लॉस कम होगा और ऐसे एरियाज में ये रह पाएंगे। सेकंड अडेप्टेशन जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो भी लीव्स से ही रिलेटेड है। तो लीव्स की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक कवर लाइक स्ट्रक्चर चढ़ जाता है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये यहाँ पे आपको पिक्चर में इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है। ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के ऊपर आपको देखो कितनी थिक क्यूटिकल दिख रही है। जब हम मॉर्फोलॉजी में लीफ पढ़ेंगे तो हम इसे ज्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये याद रखना है कि लीफ में एक हार्ड कवरिंग होती है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये हार्ड सी कवरिंग है बाहर की तरफ। तो ये थिक क्यूटिकल क्यों है? ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। और दूसरी अडेप्टेशन, एक तो थिक क्यूटिकल है और दूसरा संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा क्या होते हैं? अभी हमने पढ़ा स्टोमेटा क्या है? एक पोर लाइक ओपनिंग है जिससे गैसेस या वाटर का एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखो स्टोमेटा यूजुअली यहाँ होते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स में क्योंकि इन्हें ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव करना है तो संकन स्टोमेटा होता है। संकन मतलब कि काफी डीपली एम्बेडेड होते हैं स्टोमेटा। तो आप देख सकते हो कितना डीपली अंदर है ये स्टोमेटा यहाँ पे। तो हमें ये तीनों अडेप्टेशन याद रखनी है, नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा। तीनों का काम क्या है? वाटर लॉस को कम करते हैं। वाटर लॉस कम होगा तो इजीली ड्राई एरियाज में रह पाएंगे। स्पोरोफाइट में स्पोर कैसे बनते हैं ये पढ़ने से पहले एक बार हम कुछ टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। ये सारी टर्म्स हमने टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ी थी। तो पहली टर्म है फिल। हमने देखा था फिल का मतलब बॉटनी में होता है लीफ। तो अगर लिखा है स्पोरोफिल तो मतलब ऐसा लीफ जिसमें स्पोरेंजियम लगेंगे। तो स्पोरोफिल का मतलब हुआ स्पोरेंजियम बियरिंग लीफ। टेरिडोफाइट्स वाली क्लास में हमने ये भी देखा था कि स्पोरोफिल दो तरीके के हो सकते हैं। सेम जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफिल दो तरह के हो सकते हैं। तो फर्स्ट है माइक्रोस्पोरोफिल और सेकंड है मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था वैसे यहाँ पे है। माइक्रोस्पोरोफिल क्या है? स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इनकी एक्सिल पे हमें क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और ये माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे? मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। नेक्स्ट है मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या होता है? ऐसे स्पेशल लीव्स जिनकी एक्सिल में क्या मिलेगा? हमें मेगास्पोरेंजियम मिलेगा। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे? मेगास्पोर्स बनेंगे और मेगास्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? फीमेल गेमिटोफाइट बनाते हैं। ये सारे टर्म्स हमने हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के टॉपिक में कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। जिम्नोस्पर्म में भी सेम ही टर्म्स यूज होंगे। तो जिम्नोस्पर्म में स्पोर के बारे में हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। सेम चीज हमने हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में भी पढ़ा था। हेटेरोस्पोरी की शुरुआत वहां से ही होगी थी। वहां पे भी छोटे माइक्रोस्पोर बन रहे थे और बड़ा मेगास्पोर बन रहा था। सेम चीज जिम्नोस्पर्म में भी है। जिम्नोस्पर्म भी हेटेरोस्पोरस होते हैं, मतलब दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर और दूसरा मेगास्पोर। तो एनसीईआरटी में लाइन मेंशन है, द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। ये दोनों स्पोर्स कहाँ बनेंगे? स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, और स्पोरेंजिया कहाँ पे होगा? स्पोरोफिल में। विच आर अरेंज स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। और स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होंगे और एक ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये कोन है और कोन कैसे बना है? ये इतने सारे स्पोरोफिल से बना है। ये एक स्पोरोफिल है, ये दूसरा स्पोरोफिल है, ये तीसरा स्पोरोफिल है। ऐसे ये बहुत सारे स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड हैं। कोन के लिए दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं वो है स्ट्रोबाइलस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपको क्या दिखेंगे? ये सारे स्पोरोफिल है और कैसे अरेंज है? स्पाइरली। इसके अंदर की तरफ आपको क्या मिलेंगे? स्पोरेंजियम मिलेंगे और उन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनेंगे
और क्योंकि स्पोरोफिल इतनी टाइटली अरेंज्ड है तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, ये कैसा स्ट्रक्चर है, कोन, कोन या फिर स्ट्रोबाइलस। अब हम दो तरह के कोन पढ़ेंगे, मेल कोन और फीमेल कोन। पहले हम देख लेते हैं मेल कोन के बारे में। ये देखो, ये पाइनस का ट्री है और पाइनस के ट्री में मेल कोन लगे हुए हैं, ये आपको कोन दिख रहे होंगे। अगर एक कोन का स्ट्रक्चर हम जूम करके देखें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको इसमें स्पोरोफिल दिख रहे हैं, ये सारे स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज्ड हैं। यहाँ पे आपको नीडल लाइक लीव्स दिख रही हैं, स्टेम में आपको ब्रांचिंग दिख रही है, और कुछ स्पेशलाइज्ड लीव्स जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफिल, वो स्पाइरली अरेंज्ड, और उनकी स्पाइरल अरेंजमेंट से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोन। अगर अब हम इस मेल कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट के देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको क्या दिख रहे हैं, ये स्पोरोफिल दिख रहे हैं, क्योंकि हमने इसे ऐसे काटा है तो ये क्या है, स्पोरोफिल है। और हर स्पोरोफिल के अंदर देखो आपको स्पोरेंजियम दिखेगा उसकी एक्सिल पे। इन स्पोरोफिल को हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, और इन स्पोरेंजियम को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, मेल कोन। तो ये आपको दिख रहा है माइक्रोस्पोरोफिल्स लगे हुए हैं, और फिर ये येलो येलो कलर के क्या दिख रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होगी और उस मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनेंगे, और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके मेल गेमिटोफाइट बनाएंगे। अभी हमें यहाँ तक समझना है कि माइक्रोस्पोरोफिल है, उसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे थ्रू मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये सारा स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट कैसा था, डिप्लॉइड, उसमें रूट, स्टेम, लीव सब कैसे थे, डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरोफिल कैसे थे, डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरेंजिया भी डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोरेंजिया में फर्स्ट टाइम जब मियोसिस होगी तब फर्स्ट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जो कि है माइक्रोस्पोर। अब हम देख लेते हैं फीमेल कोन के बारे में। ये आपको फीमेल कोन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये सारे क्या हैं, ये आपको एक मेगास्पोरोफिल दिखेगा, ये दूसरा मेगास्पोरोफिल, तीसरा मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या है, स्पेशलाइज्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनकी एक्सिल पे मेगास्पोरेंजिया बनेगा। तो ये सारे मेगास्पोरोफिल कैसे अरेंज हो गए हैं, यहाँ पे देखो स्पाइरल अरेंजमेंट है, स्पाइरली इतने पास पास क्लोजली अरेंज हो गए हैं, तो हमने इन्हें क्या बोल दिया, इन्होंने एक कोन बना दिया, कोन लाइक स्ट्रक्चर। फीमेल कोन का भी आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपको नीचे मेगास्पोरोफिल दिख रहे हैं, मेगास्पोरोफिल के ऊपर यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में क्या दिख रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको जो येलो कलर में क्या दिख रहा है, मेगास्पोर्स बन रहे हैं। यहाँ पे ये याद रखना है कि मेगास्पोरेंजिया का ही दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल। तो आप चाहे ओव्यूल बोलो या मेगास्पोरेंजिया बोलो, एक ही बात है। ये आपको यहाँ पे फीमेल कोन दिख रहा है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये यहाँ पे आप देखो, ये मेगास्पोरोफिल दिख रहे हैं, इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम दिख रहे हैं। ये मेगास्पोरेंजियम का मैग्नीफाइड व्यू है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर आपको दिख रहा है मेगास्पोर मदर सेल, जिसमें जब मियोसिस होगी तो मेगास्पोर्स बनेंगे। एनसीईआरटी में इसके लिए लाइन लिखी है, द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। तो मेगास्पोरेंजिया को और क्या बोल सकते हैं, मैक्रोस्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेगा और मैक्रो दोनों का मतलब क्या होता है, बड़ा साइज में। तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि फीमेल का स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया बड़ा होगा साइज में माइक्रोस्पोरेंजिया से, मेल के स्पोरेंजिया से। इसके बाद हमने देखना है मेल और फीमेल कोन की लोकेशन को। तो ऐसा हो सकता है कि मेल और फीमेल कोन दोनों एक ही ट्री पे मिले, जैसे कि हमें पाइनस पे मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे मिले उसे हम बोलते हैं मोनोशियस। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो सिंगल बॉडी है और सिंगल बॉडी पे मेल और फीमेल मिल रहे हैं। इसके लिए एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। एग्जाम्पल इसकी है पाइनस। दूसरा केस हो सकता है कि मेल और फीमेल कोन अलग अलग बॉडी पे मिले, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं डायोशियस। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल याद रखनी है साइकस की। साइकस के केस में हम देखते हैं कि मेल कोन अलग प्लांट बॉडी पे बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल स्पोरोफाइट। और फीमेल मेगास्पोरोफिल अलग प्लांट पे बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल स्पोरोफाइट। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी पे बन रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डायोशियस। डाई का मतलब क्या होता है, टू। तो यहाँ पे टू डिफरेंट बॉडीज है जिनमें फीमेल और मेल बन रहे हैं। इसके लिए एनसीईआरटी में लाइन गिवन है, however in cycas male cones and megasporophils are born on different trees। तो ये याद रखना है कि साइकस में फीमेल कोन एब्सेंट होती है, मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोन नहीं बनाते हैं साइकस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तभी एनसीईआरटी में मेंशन है मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल, फीमेल कोन नहीं लिखा है वहां पर। तो साइकस के केस में ये बात याद रखनी है, एक तो ये डायोशियस है, फीमेल अलग बनेगी और मेल अलग बॉडी पे बनेगा, और दूसरा फीमेल में कोन नहीं बनेगी, सिर्फ मेगास्पोरोफिल होंगे। ये यहाँ पे आपको मेगास्पोरोफिल दिख रहा है, और मेगास्पोरोफिल के अंदर की साइड हमें क्या मिलेंगे, मेगास्पोरेंजिया दिखेंगे। मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स मिलेंगे।
तो मोनोशियस की एग्जाम्पल हमने पढ़ी पाइनस और डायोशियस में हमने एग्जाम्पल पढ़ी साइकस। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है डायोशियस और मोनोशियस का, तो ये ध्यान से याद रखना है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सी और डी एक साथ आएंगे, तो सी से साइकस और डी से डायोशियस, और अगर ये डायोशियस है तो पाइनस मोनोशियस है, ऐसे याद रख सकते हो। एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम मेंशन है, एक बार हम वो डायग्राम्स भी देख लेते हैं। तो पहला डायग्राम जो एनसीईआरटी में मेंशन है, यहाँ पे आपको ये साइकस दिख रहा है। रियल में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हमने देखा था साइकस की लीफ कैसी होती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। ये आपको क्या दिख रही है, ये सारी लीफलेट है और ये पूरा एक लीफ है, बीच में आपको रेचेस दिख रही हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था इसमें फीमेल कोन एब्सेंट होती है, उसकी जगह क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल होते हैं। ये आपको यहाँ पे मेगास्पोरोफिल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होंगे और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे। और इस फिगर में आपको साइकस का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें हमने पढ़ा था अनब्रांच स्टेम होती है, ये आपको अनब्रांच स्टेम दिख रही है। और रूट के केस में हमने साइकस की रूट के बारे में पढ़ा था कि कॉरेलॉइड रूट्स हैं। नेक्स्ट फोटो एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है पाइनस की। पाइनस में हमने पढ़ा था इनकी नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं, ये यहाँ पे आपको दिख रही है नीडल शेप्ड लीव्स। फिर हमने देखा था इनकी स्टेम में ब्रांचिंग होती है, ये ब्रांचिंग दिख रही है। ये मोनोशियस होते हैं, एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल कोन्स मिलेंगे हमें। और इनकी रूट के बारे में हमने पढ़ा था कि इनके पास माइकोराइजल रूट है। थर्ड फोटो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है गिंको बिलोबा की। तो ये गिंको की फोटो आप देख सकते हो, इसमें लेबलिंग भी दी गई है। तो ये एनसीईआरटी में गिंको का डायग्राम आप देख सकते हो और ये रियल फोटो है गिंको की। इसके बारे में एनसीईआरटी में लाइंस मेंशन नहीं है, पर सिर्फ फोटो मेंशन है। फोटो में आप देख सकते हो दो तरह की शूट मेंशन है, लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट। इसके लीफ के बारे में भी हमने देखा था, फैन शेप्ड सिंपल लीफ है इसके। और नीचे आपको सीड दिख रहे होंगे जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे, यहाँ पे आपको सीड दिख रहे हैं। तो इसकी लेबलिंग लर्न होनी चाहिए। और ये याद रखना है कि गिंको जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, जी से गिंको और जी से ही जिम्नोस्पर्म ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जिम्नोस्पर्म के नाम का मतलब, उनकी क्लासिफिकेशन, उनके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर जिसमें रूट, शूट और लीफ बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सब डिटेल में कवर कर लिया है। फिर हमने स्पोरोफाइट में स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें हमने कोन का स्ट्रक्चर देखा। और एनसीईआरटी में गिवन 3 फोटोज और सारी एग्जांपल्स हम कवर कर चुके हैं। कल हम देखेंगे गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, सीड कैसे बनता है, और इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल कल कवर कर देंगे।